चैप्टर नंबर 6 अवधारणा प्रस्तुतिकरण के उपागम यानी कि अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि किस प्रकार एक शिक्षक अपनी कक्षा में अपने कॉन्सेप्ट्स यानी कि अवधारणा बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उपागम और कार्यनीति में क्या अंतर है, यानी कि अप्रोच और स्ट्रेटजी। ठीक है, तो उपागम क्या है कि निश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्धारित दिशा में काम करना और चिंतन करना। शुद्ध सरल भाषा में कहें तो उपागम एक प्रकार का तरीका है कि किस तरीके से आप ये काम करने वाले हैं। और वहीं पर कार्यनीति क्या है कि पूर्णता एवं व्यवस्थित योजना। जो आप तरीका अपनाओगे तो उस तरीके को किस योजनाबद्ध प्रकार से आप उसे अपनाएंगे। तो कार्यनीति क्या है? पूर्णता एवं व्यवस्थित योजना उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। उपागम तो हुआ तरीका, अब उस तरीका को आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उस चीज़ को आप कैसे अपनाएंगे, ये बताती है कार्यनीति। ठीक है, तो उपयुक्त शिक्षण शास्त्र का चयन करना भी कार्यनीति के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कार्यनीति शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों पर निर्भर करती है, यानी कि जैसे आपको कुछ अधिगम कराना है कक्षा में और उस समय की डिमांड कुछ और है और माना कि आगे आने वाले समय में कुछ डिमांड कुछ और होगी, तो स्थिति या कहें तो परिस्थितियों के आधार पर कार्यनीति में परिवर्तन हो सकता है। हर जगह हर समय कार्यनीति समान नहीं हो सकती है। ठीक है, रचनात्मक उपागम की बात करें तो क्रिएटिव अप्रोच क्या होती है कि जैसे ही कोई शिक्षक अपनी कक्षा में एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में दो चीज़ें आती हैं कि क्या पढ़ाना है और कैसे सिखाना है। जो पढ़ाना है तो उसको कैसे सिखाना है बच्चों को, तो इन चीज़ों का उत्तर उसे शिक्षक को रचनात्मक उपागम के तहत मिलता है स्वयं से। तो रचनावादी शिक्षण शास्त्र के कुछ कारक हैं, जैसे कि अधिगम प्रमाणिक और वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए, यानी कि जो आप बच्चे को नॉलेज देने जा रहे हैं वो प्रमाणित हो। ठीक है, कि कुछ भी ऐसा वैसा ना हो, प्रमाणित हो, प्लस उनकी वास्तविक परिवेश से संबंधित होना चाहिए ताकि वो उसको सरल और सहज रूप से आत्मसात कर सकें। सीखने में सामाजिक बातचीत और मध्यस्थता होनी चाहिए, यानी कि उनकी अपनी भाषा में अधिगम कराना है, किनकी? बच्चों की अपनी भाषा में। पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, तो जो भी आप नया ज्ञान, जो भी आप नया अधिगम दे रहे हैं बच्चों को, वो उनके पूर्व ज्ञान से थोड़ा बहुत संबंधित हो, ताकि जो कहते हैं ना कि वो नॉलेज की कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ते चलें, वो विद्यार्थियों के अनुरूप हो। ठीक है, औपचारिक आकलन जरूरी है ताकि हमें ये पता चलता रहे, यानी कि शिक्षक को ये पता चलता रहे कि बच्चा अधिगम कर रहा है या हमारा जो उपागम है वो कारगर साबित हो रहा है। तो औपचारिक आकलन भी होना चाहिए। आत्म विनायक आत्म जागरूकता को डेवलप करे, ऐसा उपागम हो। शिक्षक को सुविधाकर्ता के रूप में काम करना चाहिए, ना कि प्रशिक्षक के रूप में। शिक्षक को सुविधाकर्ता, यहाँ पे आपको सुविधा यानी कि बच्चे के अनुरूप, जो अभी ये ऊपर पॉइंट था विद्यार्थियों के अनुरूप, तो बच्चे के अनुरूप आपको ढलकर अपने जो आपके अंदर जो ज्ञान है उसको बच्चे को देना है। ठीक है, ना कि एक ट्रेनर की तरह। ट्रेनर का काम होता है कि अपने अनुरूप विद्यार्थी को ढालना। जो प्रशिक्षण कराता है, जो मतलब अपर एज में, देखो प्राइमरी लेवल में प्रशिक्षक नहीं होता है, अध्यापक जो है या शिक्षक कहें, ठीक है, शिक्षक है प्राइमरी लेवल में और प्रशिक्षक है अपर लेवल में। प्रशिक्षक क्या करता है कि अपने अनुसार विद्यार्थी को ढालने का प्रयास करता है, जबकि शुरुआती समय में बच्चे के अनुरूप हमें अपने आप को ढालना होता है। शिक्षक को अपने आप को बच्चे के अनुरूप ढालना होता है ताकि उसके शुरुआती ज्ञान की जो नींव है वो मजबूत हो सके। ठीक है, इसके बाद ब्लैक एंड मैकलिनटॉक के अनुसार रचनात्मक मॉडल के कुछ कारक हैं। तो ब्लैंक और मैकलिनटॉक ने कुछ रचनात्मक मॉडल के कारक इस प्रकार से बताए हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। अवलोकन होना चाहिए, व्याख्या होनी चाहिए, प्रासंगिकता होनी चाहिए, यानी कि जो आप अधिगम करा रहे हो वो प्रासंगिक होनी चाहिए, और संज्ञात्मक प्रशिक्षता होनी चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ हर चीज़ की संज्ञा हो, उदाहरण स्वरूप हो।
सहयोगात्मक होनी चाहिए, यानी कि समूह में हो, ठीक है। तो सामाजिक रूप से जो अधिगम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा कारगर होता है। बहुव्याख्याएं हों, तो हर एक कॉन्सेप्ट की बहुत सारी व्याख्याएं हों। मान लो किसी बच्चे को एक भाषा समझ में नहीं आई, एक परिभाषा समझ में नहीं आई, तो उसको दूसरी वाली में कुछ ऑप्शनल यानी कि सपोर्ट मिल जाए। तो किसी भी टॉपिक पर बहुव्याख्याएं होना भी एक सुविधा के रूप में बच्चों के लिए होता है। और बहु अभिव्यक्तियाँ हों, यानी कि अगर एक तरीका समझ में नहीं आ रहा है बच्चे को, तो अगला तरीका भी कहीं ना कहीं उसे हेल्प करे। तो ब्लैक एवं मैकलिनटॉक के अनुसार रचनात्मक मॉडल के ये निम्नलिखित कारक इन्होंने समझाए। इसके बाद 5E अधिगम उपागम मॉडल, ठीक है। 5E क्या है? तो ये जो इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलैबोरेट और एवेल्यूशन, तो ये अधिगम उपागम के स्टेप हैं, चरण हैं। शामिल करना मतलब ये होता है कि जैसे आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, मान लो आप कोई प्रकरण पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसमें आप बच्चों से जब प्रश्न पूछते हैं या कुछ उनसे कुछ जानना चाहते हैं, तो एक प्रकार से आप उनका अटेंशन अपने प्रकरण की ओर, उनका ध्यान अपने प्रकरण की ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं, इसे ही कहते हैं शामिल करना। इसके बाद खोजबीन करना, तो बच्चों से कुछ मतलब बोलना कि आप इस चीज़ को समझाओ या क्या समझे इससे, ठीक है। तो जब बच्चे हर चीज़ में अपना मंथन करें, चिंतन करें, तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने चिंतन कौशल के आधार पर उस प्रकरण में अंदर समझने का प्रयास कर रहे हैं कुछ। इसके बाद व्याख्या करता है एक्सप्लेन शिक्षक, एलैबोरेट करता है अपनी भाषा में, सरल सहज भाषा में, और सबसे लास्ट में एवेल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो जो भी अधिगम कराया गया उसका मूल्यांकन होना भी ज़रूरी है, ताकि पता चले कि अधिगम किस स्तर पर हुआ है, ठीक है। सहयोगात्मक अधिगम उपागम में क्या होता है? तो सहयोगात्मक यानी कि सामाजिक, जिसमें हम समूह में बच्चे वर्क करते हैं। तो सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है? विचार मंथन होता है, विचार विमर्श करते हैं बच्चे आपस में, समूह में कार्य करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में वर्क करते हैं जांच समूह के रूप में। और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हमने अपनी क्लास में जो मॉनिटर सिस्टम देखा है वो कहीं ना कहीं सहयोगात्मक अधिगम उपागम के तहत आता है। मॉनिटर सिस्टम यानी कि जैसे संरक्षक समूह कहेंगे, तो ये एक प्रकार से हर एक बच्चे के लिए अवसर होता है, एक जो लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है उसको शो करने का, ठीक है। यानी कि जो बच्चा जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसे वो पद दिया जाता है। तो एक प्रकार से हर एक बच्चे के लिए बहुत कुछ अच्छा करने का अवसर होता है ये, ठीक है। तो संरक्षक समूह में मॉनिटर सिस्टम आता है, जिसमें हम एक समूह को एक बच्चे के द्वारा लीड कराते हैं, ठीक है। इसके बाद समस्या समाधान उपागम, तो इसमें क्या होता है कि वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाने पर बल दिया जाता है। यानी कि बच्चे को परिवेश से संबंधित रखना है हमें, और परिवेश से जुड़ा हुआ ही अधिगम कराना है। सक्रिय रूप से सोचने पर बल दिया जाता है, बच्चे सक्रियता से वर्क करते हैं यानी कि एक्टिव रहते हैं, और निष्कर्ष निकालने पर बल देते हैं। यानी कि यहाँ पे समस्या समाधान उपागम में बच्चे की सक्रियता को फोकस किया जाता है कि बच्चे सक्रिय रहें, ठीक है। इसके बाद जांच आधारित अधिगम है। तो जांच आधारित अधिगम में क्या होता है कि बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है वो डेवलप होती है, खोजी वृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इसमें बच्चे डेटा हैंडलिंग करते हैं, जो कि डेटा इकट्ठा करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो तर्क, परिकल्पना, प्रयोग, गतिविधियाँ, संप्रेषित प्रयोग, तो इन सब एक्टिविटीज़, इन सब गतिविधियों में भी बच्चे की सक्रिय भूमिका रहती है। तो कुल मिला के इन प्रकार ये जितने भी अभी हमने अधिगम के उपागम पढ़े, इनमें हमने मोस्टली देखा कि बच्चे की सक्रिय भूमिका पर बल दिया गया। वो कहते हैं ना, करके जो सीखते हैं वो ज़्यादा स्थायी होता है हमारे लिए, है ना। इसके बाद पर्यावरण विषय की अवधारणा, यानी कि इस सब्जेक्ट की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने की कुछ विधियाँ हैं। टोली विधि, टोली विधि में क्या होता है कि टीचर्स की एक टीम होती है, और यानी इस टीम में हर एक टीचर की अपने अपने टास्क होते हैं, अपने अपने कुछ छोटे छोटे कार्य होते हैं। तो उन कार्यों को एक टीचर्स की टोली आपस में मिलकर करती है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको कोई एक अच्छा सा प्रकरण समझाना है तो 3-4 टीचर मिलकर समझा रहे हैं उसको, एक उसे एलैबोरेट कर रहा है यानी कि एक उसकी व्याख्यान कर रहा है, ठीक है, और एक उससे संबंधित जो डाउट्स हैं बच्चों के उनको सॉल्व कर रहा है, और एक बच्चों का मूल्यांकन कर रहा है। तो इस प्रकार से टीम वर्क होता है जो टीचर्स का, वो टोली विधि के अंतर्गत आता है। यानी कि कुछ टीचर्स की टीम यानी कि कुछ टीचर्स का समूह जब बच्चों के अधिगम कराने में आपस में सहयोग करते हैं उसे कहते हैं टोली विधि। इसके बाद कहानी विधि है, तो कहानी के द्वारा बच्चे को अधिगम कराना, किसी प्रकरण को कहानी के रूप में समझाना, तो ये भी बहुत प्रभावी है। अभिनय विधि, तो अभिनय विधि में क्या होता है कि बच्चे सक्रिय रहते हैं, बच्चे अभिनय करते हैं, किसी किरदार को निभाते हैं। तो उसमें क्या है कि वो उस किरदार के प्रति जो भी अधिगम होता है या जो भी नॉलेज होती है, जो भी जानकारी होती है, वो बच्चों के मस्तिष्क में स्थिर रूप से बैठ जाती है। खेल विधि, खेल खेल के सीखते हैं बच्चे। व्याख्यान विधि, व्याख्या करते हैं जब कोई जैसे लेक्चरर वगैरह होता है जो लेक्चर देता है, तो ऐसे ही प्राइमरी लेवल पे कुछ एक टॉपिक जब टीचर खड़ा होकर समझाता है, व्याख्या करता है, तो उसे कहते हैं व्याख्यान विधि। इसके बाद दत्तकार, जो असाइनमेंट देते हैं बच्चों को करने के लिए, घर के लिए, ठीक है, तो दत्तकार कहलाता है वो। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हम इससे संबंधित जो प्रश्न हैं जो अब तक सीटेट में पूछे गए हैं ज़रा उनको देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और कैसे हमारी ये बेसिक नॉलेज हेल्प करती है इन प्रश्नों को सॉल्व करने में। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, यानी कि इन 4 ऑप्शन में किस लिए दिखाते हैं नमूना। तो बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताना, ये कोई पॉइंट नहीं हुआ, बच्चों का ज़रूरी नहीं है रेल किराया जानना। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराना, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। तो बच्चों को हम जी टिकट का नमूना दिखा रहे हैं तो उस पर क्या है कि वास्तविकता दिखा रहे हैं कैसा टिकट होता है, फिर उसमें बच्चे अवलोकन करते हैं, तो अवलोकन की कुशलता का विकास होता है। तो डी पॉइंट इसका सही है, ठीक है, ए बी सी गलत हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ये एक तरीका हो सकता है, पर आपसे पूछा है बेहतर तरीका। तो बोर्ड पर चित्र बनाना, ये भी तरीका हो सकता है। अच्छा, बीज बोने और अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना है। या तो यहाँ पे बच्चे सक्रिय रूप से इस पूरे प्रकरण को समझेंगे, खुद से करके देखेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है इसका सी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो जितने भी मतलब नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर हमेशा नेगेटिव वर्ड को हाईलाइट कर लिया करो, ठीक है। तो उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों को या बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, तो ये तो उद्देश्य होता है। तर्कड़ा शक्ति का विकास भी होता है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, तो ये कोई उद्देश्य नहीं होता है, वहाँ बच्चों को भ्रमित नहीं करना है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, सी पॉइंट, ठीक है। सृजनात्मकता, चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ये पॉइंट होता है, ठीक है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है, ए पॉइंट, ठीक है। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, ठीक है। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, ये भी ठीक है, लेकिन हमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो ये जो डी पॉइंट है ये थोड़ा सा ज़्यादा सुटेबल बैठता है। एक तो इसमें हम विजुअल कुछ दिखा रहे हैं, जो TLM जो हमने पढ़ा था एक चैप्टर में, ठीक है। तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, तो इससे क्या होता है कि अधिगम में थोड़ा सा सहयोग मिलता है। और उसके बाद जब खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं बच्चों से, तो इस प्रकार का ईंधन तो बच्चे के परिवेश में भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से बच्चों के सामने थोड़ा सा संज्ञा
संज्ञात्मक अधिगम होगा, यानी कि हर चीज़ की उसे संज्ञा मिलेगी, हर चीज़ का उन्हें एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, तो इसमें डी पॉइंट सही हो गया। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण को परिचित कराती है। उन्हें श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, ये भी ठीक है। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन की उदाहरण देनी चाहिए, ये भी ठीक है। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, ये भी ठीक है। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें और उसके तत्वों का अवलोकन करें। तो यहाँ पर बच्चों की सक्रिय भूमिका पर बल दिया गया है। तो हालांकि ये ABC पॉइंट हैं तो ठीक है, ये तरीके होते हैं, पर इनके मुकाबले ये डी पॉइंट ज़्यादा प्रभावी है। तो हमारे लिए आंसर क्या हो गया? डी। बच्चे जब अपने जो भोजन लेके आए हैं उस भोजन का अवलोकन करेंगे, उसको समझेंगे, तो वो भोजन उनके परिवेश में ही है ना, है तो उनके आसपास से ही, तो वो अधिगम थोड़ा ज़्यादा प्रभावी होगा। इसके बाद कक्षा 5 के विद्यार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उससे यह जानकारी आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया होगा। हो सकता है शिक्षार्थियों का संज्ञात्मक स्तर अच्छा नहीं था। तो शिक्षार्थियों का अभी यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे हमें ज़्यादा चेक नहीं करना है कि ये स्तर खराब है, ये स्तर अच्छा नहीं है। तो बी पॉइंट नहीं है, सी भी नहीं है, पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, तो रोचक बनाना पड़ता है उसको, तो डी भी नहीं है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, तो कार्य नीति उसकी सही नहीं होगी शायद, तो इसीलिए बच्चे नहीं समझ पाए इस टॉपिक को। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉयल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरती है। फिर वह फॉयल को मरोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो वर्गीकरण तो नहीं है, अवलोकन हालांकि उन्होंने किया, पर जब उत्तर देंगे तो उस समय वो सोचेंगे, कल्पना करेंगे, परिकल्पना। तो हमें इसका ऑप्शन मिल गया डी, परिकल्पना। भाई एल्यूमिनियम फॉयल पहले नॉर्मली ली, वो डूबी नहीं, उसको फिर मरोड़ दिया, फिर डूब गई। तो बच्चे सोचेंगे कि क्यों डूब गई, कैसे हुआ, तो सब में परिकल्पना करेंगे वो। ठीक है, तो मापन अवलोकन तो हुआ, पर उसके बाद बल दिया गया परिकल्पना पे। वर्गीकरण और मापन तो नहीं हुआ। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो यानी कि ये जो टॉपिक्स हैं, इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हमारे परिवार एवं समुदाय हो सकते हैं, पाठ्य पुस्तक हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, कहानियाँ और कविताएँ हो सकती हैं। तो ए, बी, सी, डी चारों पॉइंट, यानी कि ए ऑप्शन सही है। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है सबसे अधिक सशक्त है, ये पॉइंट ठीक है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। ठीक है, ये भी। यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, ये भी ठीक है। और चौथा है कि यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो ये पॉइंट एकदम सशक्त है, यानी कि सबसे सटीक बैठ रहा है कि भाई जो विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने में समर्थन मिल रहा है, तो हमें ये चौथे पॉइंट से मिल रहा है। यानी कि जो अप्रोच हम फॉलो करते हैं, उस अप्रोच से क्या होता है कि पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा मिल जाता है और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में हेल्प मिल जाती है। तो डी पॉइंट इसका सही है। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सबसे
प्रासंगिक है। तो यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो मिड डे मील में बच्चे भोजन करते हैं और भोजन तो टॉपिक है ही ईवीएस का। तो यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। बच्चे प्रत्यक्ष रूप से भोजन में जो विविधता होती है, भोजन के कैसे बनता है, क्या क्या होता है उसमें, हमारे उसमें क्या क्या स्रोत हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से वो। तो ये पॉइंट इसका सही है, बाकी हमें ध्यान भी नहीं देना है। कक्षा 3 के छात्रों को रामायण सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, ये इसका पॉइंट है। जो शिक्षिका है वो उदाहरण जो दे रही है वो एक प्रकार से समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये पॉइंट इसका सही है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, तो ऐसे नहीं समझाना है, ठीक है। परिवार की परिभाषा गलत है, परिभाषा ठीक है पर गलत नहीं है, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। परिवार की परिभाषा ठीक है पर इसको ऐसे नहीं समझाना चाहिए, तो ये शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका बी पॉइंट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे तो ऑलरेडी हाईलाइट है नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये उद्देश्य है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलाप में जोड़ना, ये भी उद्देश्य है। बच्चों की पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएँ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो परिभाषा और शब्दावली पे कभी बल दिया ही नहीं गया प्राइमरी लेवल पे, तो ये उद्देश्य नहीं है। चौथा तो है ही क्रिएटिविटी के फोकस कर रहा है, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, तो ये तो होता है। तीसरा पॉइंट नहीं है इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा छठा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। इसके बाद आपके सामने हम कल 7 चैप्टर भी ऐसी स्लाइड बना के डाल देंगे। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे अच्छे से, ठीक है। तो जो वर्ड या जो टर्मिनोलॉजी अभी इस चैप्टर में ना समझ में आई उसे आप कमेंट में डाल देना, हम उसको और सरल सहज भाषा में समझा देंगे आपको। फिलहाल मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको ये चैप्टर और इस चैप्टर से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े बहुत दिमाग में आ जाएँ और उनके आधार पर आप उनसे जो बनने वाले प्रश्न हैं वो उन्हें आसानी से कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज सनी चौहान साइनिंग ऑफ।